नमस्कार। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में हुए टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता के बाद 41 मजदूर साथी अब अपने घरों को पहुंच चुके हैं। इस दौरान मजदूर साथियों की वापसी पर उनके जोरदार स्वागत के बाद उनके हेल्थ चेकअप से लेकर उन्हें घर पहुंचाने की व्यवस्था और सभी मजदूर साथियों को 1-1 लाख रुपए की सहायता तक की घोषणा भी हो चुकी है। सुरंग के मुहाने से लेकर देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में स्वागत समारोह, इगास कार्यक्रम का आयोजन और फोटो सेशन की सबसे जरूरी रस्में भी पूरी हो चुकी है। और इन सबसे भी अहम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 41 मजदूर साथियों की टेलीफोनिक वार्ता का सीधा प्रसारण भी पूरा देश देख चुका है। इस सब के बीच जरूरत है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कुछ जरूरी बातें करने की, कुछ जरूरी सवाल उठाने की, जिनका सीधा ताल्लुक हम सब से और खासकर हिमालयी समाज के लोगों से है। इन जरूरी बातों की शुरुआत आज से लगभग 125 साल पहले की एक घटना से करते हैं। सितंबर 1893 की बात है। उत्तराखंड के चमोली जिले की सबसे बड़ी नदी अलकनंदा की एक सहायक नदी बिरही में ग्लेशियर टूटने से मलबे का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, जिसके कारण वहां झील बननी शुरू हो गई। झील के एक छोर पर गोणा और दूसरे छोर पर दुर्मी गांव था, जिसके चलते कुछ लोग इसे गोणा ताल कहते थे तो कुछ लोग इसे दुर्मी ताल कहते थे। ये वो दौर था जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत का राज था, अंग्रेजों की सत्ता थी। ब्रिटिश अफसरों को जैसे ही वहां झील बनने की खबर मिली तो उन्होंने बिना कोई देरी की, बिना कोई समय गंवाए मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। और जायजा लेने के बाद अंग्रेज अफसर इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो पानी जमा हो रहा है ये कभी भी बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। उस खतरे को भांपने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक काम किया। वो काम क्या था? जो दुर्मी गांव था, उस दुर्मी गांव में उन्होंने एक तार घर खोल दिया और वहां से हरिद्वार तक तार लाइन बिछा दी। उस तार लाइन के जरिए चमोली से हरिद्वार तक नदी के आसपास वाले सभी छोटे बड़े कस्बों, बाजारों और अन्य बसावटों में रहने वाले लोगों को झील के लगातार बढ़ते जलस्तर की जानकारी दी जाती और उन्हें सतर्क किया जाता। करीब साल भर बाद जब झील का जलस्तर काफी बढ़ गया और उसके टूटने की आशंका बलवती हो गई तो अंग्रेज अफसरों ने लोगों को सावधान किया और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। 16 अगस्त 1894 को चमोली जिले में बहुत जबरदस्त बारिश आई और उस बारिश के चलते जो बिरही नदी पर जो पहाड़ था, वो मलबे का पहाड़ था, जो उसका एक हिस्सा धंस गया और वो पूरी की पूरी जो झील थी वो बाढ़ में तब्दील हो गई। एक अध्ययन के मुताबिक 4 किलोमीटर लंबी, 1 किलोमीटर चौड़ी और 300 मीटर गहरी उस झील में तब करीब 15 करोड़ घन मीटर पानी था। वो सारा का सारा पानी उस संकरी घाटी से होते हुए चमोली, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश, देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार से की तरफ कितनी तेजी से बहा होगा, जरा आप सोच कर देखिए। किस तेजी के साथ वो पानी बहा होगा, क्या रफ्तार उस पानी की रही होगी, उस बाढ़ की कैसा मंजर रहा होगा। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उस भारी जल प्रवाह से उस पूरी चमोली से लेकर के हरिद्वार तक पूरी अलकनंदा घाटी में, पहाड़ी इलाकों में खासकर चमोली से लेकर अलकनंदा की पूरी इस घाटी में खेती और अन्य संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ, बड़े पैमाने पर। लेकिन मौत केवल एक साधु की हुई, वो भी उस साधु की जो लोगों के लाख समझाने के बावजूद, लाख मना करने के बावजूद जल समाधि लेने पर अड़े हुए थे। बाकी किसी की मौत नहीं, किसी एक इंसान की उसके अलावा मौत नहीं। कल्पना कीजिए, हजारों लोगों की आबादी वाले उस विशाल इलाके में उतनी भीषण बाढ़ में केवल एक व्यक्ति की मौत हुई। इस पूरी घटनाक्रम का जिक्र 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद तहलका हिंदी पत्रिका में तब के पत्रकार और अब राजनेता मनोज रावत जी, उन्होंने तब एक कवर स्टोरी की थी, आमंत्रित आपदा। उसमें उन्होंने इस पूरी घटना का जिक्र किया है। 120 साल पहले की इस घटना को एक तरफ रख दें और दूसरी तरफ हम आज की बात करें तो यह कहना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आपदाओं से निपटने और उसके दुष्प्रभावों को, उसके नुकसान को कम करने के मोर्चे पर हम आज भी उस दौर से कहीं पीछे चल रहे हैं।
सिलक्यारा का जो टनल हादसा है ये इसका सबसे जीवंत प्रमाण है, सबसे नया प्रमाण। 17 दिन तक सुरंग में फंसे रहने के बाद सभी 41 मजदूर साथी भले ही अब सकुशल बाहर निकलकर अपने घरों को जा चुके हैं बड़े रेस्क्यू अभियान के बाद, लेकिन इस राहत भरी खबर के बाद भी हकीकत ये है, जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता, कि इस घटना ने हमारे आपदा प्रबंधन तंत्र को एक बार फिर से बेपर्दा कर दिया है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पिछली विनाशकारी आपदाओं और हादसों से हमने कोई सबक ही नहीं सीखा। अगर सीखा होता तो सुरंग में घुसने के बाद, सुरंग में फंसने के बाद मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकलने में इतना लंबा वक्त नहीं लगना चाहिए। ऐसा संभव हो सकता था अगर सुरंग बनाने वाली कंपनी की लापरवाही और मनमानी पर हमारे तंत्र की मजबूत निगरानी होती, कंपनी के कामकाज पर लगातार नजर रखी जा रही होती, कंपनी द्वारा की जा रही गड़बड़ियों पर उसकी जवाबदेही तय की जा रही होती, मॉनिटरिंग की जा रही होती। लेकिन जिस तंत्र को यह सब करना चाहिए था वो तो मानव कंपनी को टनल बनाने का काम देकर सो गया। अब 41 मजदूरों की सुरक्षित वापसी के बाद वही तंत्र सीना चौड़ा कर फूले नहीं समा रहा है, इस रेस्क्यू मिशन को अपनी बहुत बड़ी कामयाबी बता रहा है, जो कि बड़ी कामयाबी है, बिल्कुल बड़ी कामयाबी है। लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आई? ये वो बड़ा सवाल है जो इन 41 मजदूरों की सुरक्षित वापसी की खुशी में कहीं पीछे धकेल दिया गया है। मजदूर सुरंग से बाहर आ गए हैं, लेकिन ये वो सवाल है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उस सुरंग में, उसके मलबे में दबे हुए हैं। अभी इस सिलक्यारा टनल हादसे ने जिस तरह से एक बार फिर से उत्तराखंड में विकास के नाम पर मचाई जा रही अंधेरगर्दी को उजागर किया है, वो अपने में इस पूरे हिमालयी समाज के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। जरा सोचिए, उत्तरकाशी जैसे भौगोलिक दृष्टि से बेहद खतरनाक, बेहद संवेदनशील इलाके में, जहां पहले भी बड़े भूकंप आ चुके हैं, उस इलाके में सुरंग बनाने के लिए किस तरह के तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड के नाम पर पहाड़ों का सीना छल्ली करने में न तो पर्यावरणीय मानकों का पालन किया जा रहा है और न ही काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है। सिलक्यारा की यह घटना इतनी बड़ी नहीं होती अगर वहां सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम भर भी होते। अगर इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाए तो निर्माण कंपनी की कई बड़ी गलतियों से पर्दा हट जाएगा, जो कि हटना ही चाहिए। कई खामियां तो ऐसी हैं कि एक कहावत है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसकी उक्ति को 100% सही चरितार्थ करती है। मसलन सुरंग के भीतर ह्यूम पाइप नहीं था, आपातकालीन निकासी के लिए एस्केप टनल नहीं थी, सुरंग के विदेशी डिजाइन को इंप्लीमेंट करने से पहले पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन नहीं किया गया, किसी भारतीय संस्था से सुरंग के डिजाइन को लेकर कोई राय मशवरा लेने की जहमत तक नहीं समझी गई, जरूरत तक नहीं समझी गई। और जबकि ये सब बुनियादी और अनिवार्य इंतजाम थे जो किसी भी सुरंग निर्माण से पहले होने ही चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी सुरंग निर्माण में सारे बुनियादी इंतजाम, सारे कानून कायदे जो भी है वो सब किनारे रख दिए गए। जिस संस्था को एक काम दिया गया, नवयुग नाम की जो ये संस्था है, जो ये एजेंसी है, ये कंपनी, उसने ऑस्ट्रेलिया से एक डिजाइन बनवाया। ठीक है, पहाड़ में आप सुरंग बनवा रहे हो, अरे भाई यहाँ की, इस भारत की किसी संस्था से, किसी प्रौद्योगिकी संस्था से, IIT रुड़की तो आपके पास में ही है, उसी से उसका अध्ययन करवाते। अध्ययन करवाने के बजाय सीधे जमीन पर उतार दिया। ये सबसे पहली गलती, ये सबसे बड़ी लापरवाही क्या, ये बहुत बड़ा आपराधिक कृत्य है। आपने हिमालय में बिना यहाँ की स्थिति परिस्थितियों को जाने एक डिजाइन लाए और उसको चेप दिया, उसको लगा दिया, लागू करवा दिया। और अब आप सुरंग के अंदर से अंदर के वीडियोस देख रहे होंगे जो आ रहे हैं लगातार। एक वीडियो तो इतना भयावह है, मलबा इतनी जबरदस्त तरीके से नीचे गिर रहा है, पता चल रहा है, उससे साबित हो रहा है कि किस तरह से काम किया जा रहा है। दूसरी बड़ी लापरवाही, एस्केप टनल। मतलब कितनी बड़ी लापरवाही है। जो कागज है, जो प्रेस नोट है सरकार का, उस प्रेस नोट में जब इसको मंजूरी मिली, उसमें लिखा हुआ है कि आप साथ में एस्केप टनल बनाएंगे। कंपनी के डिजाइन में, कागजों में है एस्केप टनल। अगर एस्केप टनल होती, और एस्केप टनल क्यों बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है कि भाई किसी भी तरह का हादसा अगर अंदर हो गया तो उसके जरिए लोग बाहर निकल सकते हैं। अभी तक नहीं बनी। ह्यूम पाइप, इतनी बड़ी गंभीर लापरवाही, इतना बड़ा अपराध, जो कि सुरंग के साथ साथ, जब सुरंग बन रही होती तो उसके साथ साथ उस पाइप को आगे ले जाया जाता कि किसी भी आपातकालीन उसके जरिए मजदूर बाहर निकलेंगे। जैसे अभी बाद में
ये पाइपलाइन अंदर लगा करके जो ये बड़े बड़े पाइप जो अंदर बनाए और जो उन्हीं के रास्ते जो मजदूर बाहर आए, उसी तरह वो ह्यूम पाइप होती तो इतना सब कुछ करने की जरूरत पड़ती। क्या कोई बताने वाला है कि क्यों हटाया उसको, क्यों लगाया उसको? कोई भी नहीं बता रहा। इतना बड़ा क्राइम, सीरियस क्राइम है, 40-41 लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाने वाला। और जितने भी एक्सपर्ट है तो और भी बहुत सारी चीजों पर सवाल उठा रहे हैं। कब उसको बनाने के तौर तरीकों को लेकर, कुछ लोग सुरंग की चौड़ाई को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, ऐसी लापरवाही है जिन्हें कोई साधारण बुद्धि विवेक वाला मनुष्य भी आसानी से देख सकता है, समझ सकता है। तो फिर सरकार बहादुर को क्यों ये खामियां नजर नहीं आई? सरकार बहादुर का काम क्या सिर्फ इतना ही था कि बस कंपनी को ठेका दे दिया और बात खत्म? चाहे उत्तराखंड की धामी सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, पहले दिन से ही सुरंग की क्या निर्माण कार्यों की निगरानी नहीं रखनी चाहिए थी? वहां का जिला प्रशासन, क्या उसको विशेष रूप से बताया नहीं जाना चाहिए था इस चीज को? और ऑल वेदर रोड का इतना बड़ा जो ये शगुफा चल रहा है, इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है सेंटर का, क्या इसकी निगरानी नहीं होनी चाहिए? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ बातें आपने सुनी होंगी। एक बार वो कह रहे थे कि मैं तो ड्रोन से ही सब देखता रहता हूं और ड्रोन से ही मुझे सब पता चल जाता है। तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। तो यहां कहां गया उनका ड्रोन? ये हो सकता है कि भाई सिलकेरा की टनल के अंदर नहीं घुस पाया होगा ड्रोन, और क्या कह सकते हैं? कितनी लफाजियां करोगे? ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। यह बात सही है कि सरकार की तमाम एजेंसियों के साझा प्रयास से 17 दिन के रेस्क्यू अभियान के बाद 41 मजदूरों की सुरक्षित वापसी हो गई। हर कोई इसकी सराहना कर रहा है, लेकिन इस सराहना के पीछे क्या उस शुरुआती जो लापरवाही है उसको इग्नोर कर दिया जाना चाहिए? क्या मेन स्ट्रीम का मीडिया इस सवाल को पूछ रहा है, या पहले दिन से अब तक सिर्फ ये युद्ध स्तर पर अभियान जारी, मिशन सक्सेसफुल, किसी ने क्या इन गंभीर सवालों पर सवाल पूछने की जहमत उठाई? और जिस नवयुग कंपनी की कारगुजारियों के चलते इतना बड़ा ब्लंडर हुआ, 41 जिंदगियां 17 दिन तक मौत और जिंदगी और मौत के बीच में झूलती रही, उनके परिजनों का एक एक पल अथाह दुख में बीता, करोड़ों देशवासियों के माथे पर चिंता की लकीरें छाई रही, उस नवयुग कंपनी को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है? कितनी हैरानी की बात है कि 12 दिसंबर को सुरंग में मजदूरों के फंसने के बाद से उन्हें बाहर निकालने के लिए चले रेस्क्यू अभियान तक, और उसके बाद से भी अब तक इस कंपनी को पूरे प्रकरण से जैसे गायब कर दिया गया है। जबकि अब तक कंपनी के खिलाफ न केवल मुकदमा हो जाना चाहिए था, बल्कि उसके हाथों से ये काम भी वापस ले लिया जाना चाहिए था। अगर कोई संवेदनशील सरकार होती तो उसे ब्लैक लिस्ट करके ये काम भी उसके हाथों से वापस ले लिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होना तो दूर, कंपनी के बारे में किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के श्रीमुख से अभी तक एक शब्द नहीं निकला है। लेकिन इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि वाजिब सवाल पूछने बंद कर दिए जाएं। जब तक इतनी बड़ी अंधेरगर्दी मचाने वाली, नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर हिमालय का सीना चीरने वाली, 41 लोगों का जीवन खतरे में डालने वाली और इतना बड़ा अपराध करके गायब हो जाने वाली या गायब कर दिए जाने वाली कंपनी की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक हम तो सवाल उठाते रहेंगे। अगर आपको ये सवाल जायज लगते हैं, आपको लगता है कि इनका जवाब मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कर आप भी इन सवालों को आगे बढ़ा सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।